Good morning, everyone. This is Said Nishant. So basically, हाँ, हिंदू 16th ऑफ फेब का सेशन हम लेके आए हैं। ठीक है। तो हिंदू के पेपर में हमारी कंटिन्यूटी बनी हुई है सर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसा होता रहेगा। ठीक है। आज के पेपर में जो न्यूज़ है बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, कह सकते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है आज का, जैसा कि मुझे लगा। ठीक है। तो चलिए हम अपनी न्यूज़ को शुरू शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग मुझे नहीं जानते वो जान लीजिए। मेरा नाम है निशांत। ठीक है। और मैं जो है हिंदू के अलावा कुछ करंट अफेयर्स जो है वो पढ़ाता हूँ। ठीक है। हिंदू तो बेसिकली डेली बेसिस पे हमारा होता है। ठीक है। चलिए हम आगे शुरू करते हैं। तो देखिए सर, पहली जो न्यूज़ थी, जो पहली न्यूज़ हमारे पास है, पेपर ये है हमारा 16th ऑफ जैन का डेली एडिशन। तो जो पहली न्यूज़ है, ये न्यूज़ को हर एक मीडिया हाउस कवर कर रहा है। इस न्यूज़ को हर एक मीडिया हाउस जो है वो कवर कर रहा है। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। मुझे लग रहा है कि मेरी साउंड इको हो रही है, एक मिनट दीजिएगा। जी। तो क्या है, जो ये जो न्यूज़ है इसको पूरा मीडिया हाउस कवर कर रहा है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हों, और हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसके बारे में ना जानते हों। तो मैं बहुत ही बेसिक से उठाऊंगा। मतलब मैं इसे ऐसा पढ़ाऊंगा कि जो इस मुद्दे को पहली बार देख रहा है या पहली बार समझने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए भी ये उतना ही आसान होगा जितना उस बंदे के लिए होगा जो इसको ऑलरेडी पढ़ चुका है। ठीक है। तो चलिए, ये हम अपनी पीपीटी पे आते हैं। इन सब की शुरुआत सर हुई ट्वीट से। आप भी जानते हैं कि हमारे देश में चल रहा था फार्मर्स प्रोटेस्ट। ठीक है। अब फार्मर्स प्रोटेस्ट हमारे देश में चल रहा था। अब देखिए सर, सिंस हमारी कंट्री इतनी बड़ी है कि छोटा एक अगर कोई मूवमेंट यहाँ चलता है तो वो पूरे वर्ल्ड से बच नहीं पाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी हमारी कंट्री है, इतनी डाइवर्स हमारी कंट्री है। इनफैक्ट हमारी कंट्री का डायस्पोरा हर एक जगह पे, हर एक वर्ल्ड के कोने में रहते हैं। इन शॉर्ट, हमारे देश से लोग जाके वर्ल्ड के हर एक कोने में रहते हैं। तो कोई भी अगर विवाद या कोई भी प्रोटेस्ट इंडिया में होता है तो वो फॉरेन मीडिया की आईज से छुप नहीं सकता। ठीक है। और वो भी ऐसा प्रोटेस्ट जो कि फार्मर्स कर रहे हैं इतनी भारी मात्रा में, राइट, तो वो तो छुपना ही नहीं था। तो इसके सपोर्ट में कुछ ट्वीट्स आए जो स्टार रिहाना ने किए थे। वाई आरंट वी टॉकिंग अबाउट दिस, दैट इज फार्मर प्रोटेस्ट। और देन क्लाइमेट एक्टिविस्ट जो स्वीडन की है, बहुत छोटी है ये, बट इन्होंने इस छोटी उम्र में भी इन्होंने इतने कारनामे कर लिए हैं। ठीक है, कि इन्हें कौन नहीं जानता। ग्रेटा थुनबर्ग, इनका क्या आया है, वी स्टैंड इन सॉलिडेरिटी विद द फार्मर्स प्रोटेस्ट इन इंडिया। ठीक है। तो ये दो ट्वीट्स आए थे, और फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो है आ, इस चीज की आलोचना की थी। ठीक है। अब देखिए, मैं बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ, तो जो लोग पढ़ चुके हैं वो प्लीज थोड़ा बेयर कीजिएगा। ठीक है। अब क्या हुआ सर, अब कहानी शिफ्ट होती है ग्रेटा थुनबर्ग में। ग्रेटा थुनबर्ग ने क्या किया, इनका ट्वीट तो आपने देखा। फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक टूल किट बताई। टूल किट क्या होती है सर, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसका ये इन्होंने एक डॉक्यूमेंट दिया। इस डॉक्यूमेंट में इन्होंने बताया कि हमें क्या क्या करना चाहिए कि सरकार पे हम प्रेशर डाल सकें। मतलब इन शॉर्ट, फार्मर्स को क्या क्या करना चाहिए कि वो सरकार पे प्रेशर डाल सकें। ये एक टूल किट इन्होंने बनाई थी। मैं इस चीज को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये सिर्फ वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो आप प्लीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो एक टूल किट जो है ये इन्होंने डाली, और इन्होंने कहा कि इस चीज को आप फॉलो कीजिए, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए थे, इन्हें आप फॉलो कीजिए, एंड देन जो है शायद आप सरकार पे प्रेशर डाल पाए। लेकिन कुछ समय बाद इन्होंने ट्वीट जो है अपना डिलीट किया, और कुछ टाइम बाद एक अपडेटेड ट्वीट आया, क्योंकि जो वाला टूल किट था उसमें कोई डेट्स की मिस्टेक थी। ठीक है। तो क्या हुआ, एक अपडेटेड टूल किट आया। ठीक है। जिसमें कहा गया कि वही चीज थी कि आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे कि सरकार पे आप प्रेशर डाल सके। तो ये दो टूल किट उन्होंने यहाँ पर इशू कर दी। ठीक है, या उसका लिंक डाल दिया। अब क्या हुआ सर, अब इस टूल किट में था क्या सर, कुछ भी नहीं था सर। कुछ चीजें थी, कुछ चीजें बताई गई थी। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ चीजें उन्होंने कही थी, जैसे ये बात कर रही थी इस टूल किट में डिजिटल स्ट्राइक की। ठीक है। इसमें बात थी एम्बेसी को घेरने की। ठीक है। इसमें बात थी कि हम लोग बहुत सारी चीजें थी सर। मतलब इन शॉर्ट मैं बताना भी नहीं चाहूंगा से क्या,
सिक्योरिटी एस्पेक्ट से मान लीजिए या कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन तो एक आध चीज जो बताना चाहूंगा मैं आपको, ये डिजिटल स्ट्राइक के बारे में कुछ था इसमें, था कि आप एम्बेसी के बाहर आप घेराव कीजिए तभी सरकार में प्रेशर बनेगा, और क्या क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए जिससे कि हमारा प्रोटेस्ट जो है ये और एक्सट्रीम हो जाए। ठीक है, तो एक टूल किट थी। अब क्या हुआ सर, अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये कहानी भी, इसके बाद दिल्ली पुलिस ने, इसके बाद दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने, दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने एक एफआईआर लॉन्च की। एफआईआर किसके खिलाफ लॉन्च की? ग्रेटा थुनबर्ग के खिलाफ लॉन्च नहीं की थी। इन्होंने ये लॉन्च की किसके खिलाफ? इन्होंने लॉन्च की उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये बनाई है क्या? टूल किट, क्रिएटर ऑफ टूल किट। ये एफआईआर उन लोगों के खिलाफ लॉन्च की गई थी जो कि क्रिएटर है किसके? टूल किट के। और पुलिस को शक था जो इस टूल किट के क्रिएटर है वो कौन है? वो प्रो खालिस्तानी है। वो कौन है? वो प्रो खालिस्तानी है, या आप कह सकते हैं एंटी इंडिया पीपल है। तो हुआ क्या बेसिकली, ये एफआईआर जो दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने फाइल की, ये एफआईआर ग्रेटा थुनबर्ग के खिलाफ नहीं फाइल की थी, ये बेसिकली फाइल की गई थी किसके खिलाफ? जो क्रिएटर है उस टूल किट का। ठीक है, और वो शक था दिल्ली पुलिस को कि वो कोई प्रो खालिस्तानी है जो इंडिया को सोशली, कल्चरली और इकोनॉमिकली जो है नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो इंडिया को सोशली, कल्चरली एंड इकोनॉमिकली नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है सर, इतना मुद्दा आया। ये तो आपकी कहानी थी किसकी? ग्रेटा थुनबर्ग और टूल किट वालों पे, बनाने वालों पे एफआईआर करने की। अब इंडिया में क्या हुआ? इंडिया में एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, उनका नाम क्या है? मिस दिशा रवि। जैसे आप जानते हैं कि 2019 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ग्रेटा थुनबर्ग ने चलाया था एक प्रोग्राम फ्राइडे फॉर फ्यूचर। ठीक है, इस फ्राइडे फॉर फ्यूचर का इंडिया में जो हेड थी वो थी दिशा रवि। इन्होंने इंडियन वर्जन निकाला है फ्राइडे फॉर फ्यूचर का। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जो एक टूल किट है, इन पे आरोप है कि जो टूल किट है इन्होंने इसे शेयर किया है इंडिया में। इनका आरोप है, इन पे आरोप है कि ये टूल किट जो है इन्होंने वो इंडिया में शेयर की है, प्लस इस टूल किट को अपडेट जो वर्जन था उसको बनाने में भी इनका हाथ है, ऐसा पुलिस को शक है, ऐसा पुलिस को शक है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो टूल किट थी ग्रेटा थुनबर्ग की, उसको जो है शेयर किया है। एंड देन फिर क्या हुआ है, दिल्ली पुलिस ने इनको इनके बेंगलोर के घर से उठाया, ठीक है, मजिस्ट्रेट के पास पेश किया और 7 दिन की रिमांड मांगी। 7 दिन की रिमांड मांगी, बट मजिस्ट्रेट ने क्या किया, मजिस्ट्रेट ने 5 दिन की रिमांड पे इनको भेज दिया। ये कहानी समझ में आई? इतनी मैंने क्या बताई, ये सब सर के ऊपर से गई है। जल्दी बताइए और सोचिए। एक बार दोबारा से कह लेते हैं, डेवलपमेंट कहां से हुआ? डेवलपमेंट यहां से हुआ। फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो हम कुछ इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज के को पता लगा इसके बारे में और उन्होंने ट्वीट कर दिया। रिहाना जी के ट्वीट से इतना मतलब नहीं है सर, चाहे इनके कितने भी फॉलोअर्स हैं, ठीक है, क्योंकि इनको असली में बेसिक मुद्दे की नॉलेज ही नहीं होगी, इतना मैं भी आपसे कह सकता हूँ। बात आती है ग्रेटा थुनबर्ग की, क्योंकि ये अपने आप में एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट रही हैं, ठीक है, तो इन्होंने लिखा था वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद द फार्मर्स प्रोटेस्ट इन इंडिया, मतलब अपना जो है सपोर्ट प्रोवाइड कर रही थी किसे? फार्मर्स की कम्युनिटी को। फिर इन्होंने कहा, इन्होंने टूल किट, सर टूल किट क्या होती है? जो हम अगर नॉर्मल शब्द में बोले, टूल किट क्या होती है? एक ऐसी किट जिसमें टूल्स हैं, और टूल्स से क्या होता है, हम अपना काम करते हैं। तो टूल किट, इन्होंने एक डॉक्यूमेंट, टूल किट क्या क्या होता है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट होता है, इन्होंने डॉक्यूमेंट का एक लिंक यहाँ पर डाला और कहा इसे आप खोलिए तो आपको क्या है कि एक्चुअली में प्रोटेस्ट को कैसे कैसे आगे बढ़ाना है उसके बारे में आपको यहाँ जानकारी मिल जाएगी। फिर क्या हुआ, इस टूल किट में कोई गलती थी तो इन्होंने कुछ टाइम बाद वो डिलीट किया और इन्होंने एक अपडेटेड टूल किट जो है वो डाल दी सामने, ठीक है। अब इस टूल किट में था क्या सर? कुछ नहीं था, कुछ चीजें फॉर एग्जांपल जैसे इसमें था कि हम डिजिटल स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, हम अलग अलग हैशटैग चलाएंगे, ट्विटर में, फेसबुक में अलग अलग हैशटैग चलाएंगे, जितनी भी एम्बेसी है इंडिया में, जो जितनी भी एम्बेसी है उसमें हम जाके घिराव करेंगे। जो अगर एम्बेसी है इंडिया में उस पर जाके हम क्या करेंगे, उस पर जाके हम घिराव करेंगे, ठीक है। फिर क्या है, स्टेप्स क्या थे सर?
ठीक है। अब स्टेप्स वो क्या हो सकते हैं जिससे कि प्रोटेस्ट जो है वो आगे बढ़ जाए, ये सब क्या था इनका, इसके इनके उसमें लिखा हुआ था। ठीक है। फिर क्या हुआ सर, दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने एक एफआईआर लॉन्च की। इन्होंने एफआईआर थुनबक के खिलाफ नहीं की, इनके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। एफआईआर सर किसके खिलाफ हुई, एफआईआर हुई कि जिन्होंने ये टूल किट बनाई है, और पुलिस को आशंका है कि ये टूल किट किसने बनाई है, ये कुछ प्रो खालिस्तानी लोग हैं जो कि इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है। कोई इंडिया पीपल है, जैसे खालिस्तानी जिन्हें हम कहते हैं, प्रो खालिस्तानी। ठीक है। और जो हमें सोशली कल्चरली और एजुकेशन और सोशली कल्चरली और इकोनॉमिकली तोड़ना चाह रहे हैं। ठीक है। ये तो था इंडियन वर्ड, ग्रेटा थुनबर्ग की बात कि एफआईआर लॉन्च हो गई है क्रिएटर ऑफ टूल किट के ऊपर। ठीक है। और अभी जो है हमारी दिल्ली पुलिस है, गवर्नमेंट ने जो है फेसबुक से, ट्विटर से ये कहा है, जिस भी आईडी से, जिस भी यूआरएल लिंक से ये शेयर हो रहा है, वो उसकी आईडी हमें प्रोवाइड कीजिए। मतलब फॉर एग्जांपल ये जो लिंक है कहीं ना कहीं से शेयर हो रहा होगा, ये जो यूआरएल है, ये कहीं ना कहीं से, जो यूआरएल आप देख रहे हैं, ये यूआरएल जो है ये कहीं ना कहीं से शेयर हो रहा होगा। तो इनका कहना है कि जो भी इनको शेयर कर रहा है उस इसकी ईमेल आईडी हमें प्रोवाइड कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है, किससे, इंटरमीडिएरीज से। ठीक है। इंडिया में कौन थी, इंडिया में दिशा रवि थी। उन्होंने टूल किट की 2 लाइनें एडिट की और उसे शेयर कर दिया। ठीक है। अपडेटेड वर्जन में। और इनका ये भी कहा गया था कि इनका हाथ था, जो ये नया अपडेटेड वर्जन वर्जन आया था, इसमें इंडिया इनका भी हाथ था। ठीक है। अब सर इनको दिल्ली पुलिस ने जो है इनके बेंगलोर के घर से उठाया और 7 दिन की रिमांड में मांगा, किससे, मजिस्ट्रेट से। बेंगलोर से उठाया, दिल्ली उड़ा के लाए और दिल्ली में मजिस्ट्रेट के पास पेश किया। और मजिस्ट्रेट से कहा कि हमें शक है कि जो ये 26 जनवरी का जो आपका ये हुआ है, आप देख सकते हैं, जो वायलेंस हुई है 26 जनवरी को, ये ये वायलेंस इस टूल किट के अंदर ही देख के हुई है, या वो इससे ही क्या हुई है, इन्फ्लुएंस हुई है। तो हमें जो है ये रवि जी को 7 दिन की रिमांड में लेना है, लेकिन मजिस्ट्रेट जी ने उनको 5 दिन की रिमांड में दे दिया है। ठीक है। ये है अभी तक का ये। और डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन ऑफ द आईपीसी इन पे थोप दिए हैं, जैसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, सेडिशन एंड वेरियस सेक्शन ऑफ द आईपीसी। ठीक है। तो ये कहानी किसकी थी, रवि की। अब सर देखिए, मैं नहीं कमेंट करूंगा, आप बताइए कि ये ठीक है या गलत है, क्योंकि सिंस दिशा रवि ने नाउ टूल किट बनाई है, वो सिर्फ शेयर करी है। ठीक है। अब बाकी बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जो इनका साथ दे रहे हैं, बहुत ही भारी मात्रा में स्टूडेंट्स वॉलंटियर कर रहे हैं। प्रणब मुखर्जी जी ने भी कहा है कि इनका सपोर्ट कीजिए, और बहुत सारे बड़ी हस्तियों ने, शशि थरूर जी ने भी कहा है इनका सपोर्ट कीजिए। तो कहीं ना कहीं दिशा रवि के सपोर्ट में लोग आ रहे हैं, और कुछ हमारी यूनियंस है, एग्रीकल्चर यूनियंस, वो भी इनके सपोर्ट में आके खुल के बोल रही है। ठीक है। तो अभी जो है डेवलपमेंट इतना ही हुआ है, बाकी बने रहिएगा, ट्यून रहिएगा, क्योंकि जैसी कोई डेवलपमेंट आता है हम आपको पूरा का पूरा बता देंगे। ठीक है। तो आई गेस ये पहली न्यूज तो हमारी क्लियर हो गई है। अब मेरे ख्याल से इसमें तो हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है। इसमें तो मुझे आपको कुछ नहीं बताना है। ठीक है। चलिए, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ये खबर मैं मानता हूं हमारी पूरी हो गई है। अब ये क्या है, ये एक सेंटेंस आया है, किसकी तरफ से, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, शरद बोबडे जी के टाइम पे। अब इसमें क्या हुआ है ना सर, एक फेसबुक की पॉलिसी आने वाली थी जो फेसबुक ने कुछ टाइम के लिए डिफर कर दी है। पहले उसके बारे में बात करते हैं, और फिर हम बात करेंगे कि इन्होंने क्या कहा है। ठीक है। चलिए देखिए क्या हुआ है, देखते हैं, रुकिएगा। देखिए, व्हाट्सएप, एक होता है आपका व्हाट्सएप अकाउंट जो हम यूज करते हैं, और एक आपका होता है व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट। ठीक है। जो व्हाट्सएप अकाउंट होता है, मान लीजिए ये मैं हूं, ये मेरा दोस्त है, अलग अलग जगह पे हैं हम एक दूसरे को मैसेज करते हैं। ठीक है। हम एक दूसरे को मैसेज करते हैं, तो क्या होता है, मेरी लोकेशन और उसकी लोकेशन, मेरा नंबर और इसका नंबर। ठीक है। और क्या हो सकता है, जो जो हम व्हाट्सएप पे डालते हैं, लोकेशन, नंबर, और बहुत सारी चीजें जो होती है, ये सारा जो डेटा होता है, ये सारा डेटा जो है, ये व्हाट्सएप के पास होता है। ये सारा डेटा जो किसके पास होता है, ये सारा डेटा किसके पास होता है, ये सारा डेटा व्हाट्सएप के पास होता है।
लेकिन जो ये एसएमएस होते हैं जो हम भेजते हैं, ये एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होता है। इसका मतलब ये है इसे कोई भी नहीं देख पाएगा। जो मैसेज मैंने किया है अपने दोस्त को वो कोई भी नहीं देख पाएगा, इवन व्हाट्सएप भी नहीं देख पाएगा। समझ में आ रहा है? जो मैसेज मैंने अपने दोस्त को किया है उसे कोई नहीं देख पाएगा, इवन व्हाट्सएप भी नहीं देख पाएगा। चलिए, ये तो समझ गए आप। अब आते हैं बिजनेस अकाउंट में। बिजनेस कुछ नहीं है सर, एक पर्सन हो गया और आप मान लीजिए एक एंटिटी है। इस एंटिटी के नाम से एक बिजनेस अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, तो जो भी ये इनसे परचेस करेगा, ठीक है, परचेस करेगा, ठीक है, पहले क्या था, वो भी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड था। सिर्फ इस बंदे की लोकेशन, इस कंपनी की लोकेशन, इसका नंबर, इस कंपनी का नंबर, ये सब कुछ किसके पास था? व्हाट्सएप के पास था। लेकिन फिर क्या हुआ, अब व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी की पॉलिसी लाया। प्राइवेसी की पॉलिसी को क्या हुआ, जो व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है, कौन सी है? व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी कौन सी है? व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है आपकी फेसबुक, क्योंकि फेसबुक ने जो है व्हाट्सएप को एक्वायर कर लिया है। तो व्हाट्सएप ने कहा, जो फेसबुक, तो फेसबुक ने कहा व्हाट्सएप से कि डेटा प्रोवाइड करो, डेटा प्रोवाइड करो। फिर व्हाट्सएप ने कहा कि ठीक है, हम आपको डेटा देंगे, और देन थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट जो है बीच में होने लगा। व्हाट्सएप ने कहा कि हम ये बिजनेस अकाउंट की बात, हम ये नॉर्मल अकाउंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बिजनेस अकाउंट की। जो इस बिजनेस अकाउंट में डेटा है, ये वाला जो है, ये हम क्या करेंगे, ये हम एफबी को, फेसबुक को दे देंगे। इससे क्या होने वाला है, फेसबुक को इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि उसे क्या हो जाएगा, उसे पता लग जाएगा। देखो, जब हम फेसबुक में लॉगिन करते हैं तो क्या क्या देते हैं हम फेसबुक में अपनी जीमेल आईडी देते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप से फेसबुक को क्या मिल गई? अब देखिए, व्हाट्सएप जब फेसबुक को ये देगा और व्हाट्सएप फेसबुक को ये भी दे देगा, इससे क्या हो गया, जीमेल आईडी तो फेसबुक पे हमारे पास ऑलरेडी रहती है, व्हाट्सएप के थ्रू से क्या मिल गया, हमारी, उसे हमारी लोकेशन मिल गई। अब फेसबुक में बहुत लोगों का नंबर नहीं होता, तो व्हाट्सएप के जरिए उसे क्या मिल गया, हमारा नंबर मिल गया। नंबर के अलावा व्हाट्सएप के जरिए उसे क्या मिल गया, जब इस बंदे ने पेमेंट की होगी तो उसका कार्ड नंबर आया होगा, उसका क्या मिल गया, उसका कार्ड नंबर मिल गया। उसका कार्ड नंबर मिल गया, फिर क्या होगा, उसकी चॉइस क्या है, वो मिल गई सर। ये सब डेटा जो है किस पे आ गया, ये सब डेटा आपका आ गया किसके पास, फेसबुक के पास। आप समझ रहे हैं, फेसबुक ने मेरी एक डमी प्रोफाइल बना ली है कि मुझे क्या पसंद है, मैं कौन सी डिवाइस यूज कर रहा हूँ, चॉइस क्या है मेरी, मैं कौन सा एटीएम यूज कर रहा हूँ, मेरा नंबर क्या है, मेरी लोकेशन क्या है, मेरी जीमेल आईडी क्या है, मैं दिखता कैसा हूँ। फेसबुक के पास मेरी सारी ही इंफॉर्मेशन आ गई, और देन फेसबुक क्या करेगा, इससे कहीं ना कहीं अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस में यूज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कल के दिन मैं फेसबुक खोलता हूँ ना, तो जो मुझे ऐड दिखेंगे ना, पता है कौन से दिखेंगे ऐड, जो मैं लगातार खरीद रहा हूँ। जैसे मानिए मैंने कल खरीदा अपना एक हेडफोन्स, तो मुझे हेडफोन की ऐड दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं वो मेरा माइंड को जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये डेटा जो है ये इलेक्शन में भी दिक्कतें पैदा कर सकता है। कैसे, वो आप बताएंगे। लेकिन फिलहाल फेसबुक इसे कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस के लिए यूज कर सकता है, और आने वाले टाइम में ये कहा जाता है कि जो असली तेल है या जो असली वैल्यू है वो किसकी होगी, डेटा की होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, व्हाट्सएप जो है प्राइवेसी को ब्रीच कर रहा है, लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप अकाउंट में। तो हमारे सरकारों के खिलाफ, सरकारों के मना करने के बावजूद, और सिंस बहुत सारे लोगों ने जो है व्हाट्सएप से स्विच किया सिग्नल में, सिग्नल भी एक मैसेजिंग ऐप है, वहां स्विच किया, एंड देन क्या हुआ कि व्हाट्सएप ने इस पॉलिसी को मई तक जो है डिफर कर दिया। ठीक है, ये था डेवलपमेंट। इस चीज में कोई चेंज नहीं था, इसमें सिर्फ इतना था कि लोकेशन नंबर और ये चीजें होती हैं, ये मिलती सिर्फ फेसबुक को, ये मिलती किसे, सिर्फ फेसबुक को, लेकिन ये डेट ये नहीं मिलता, ये एनक्रिप्टेड ही रहता। ठीक है, तो इसके ऊपर हमारे बोबड़े साहब ने कुछ कहा है कि प्राइवेसी बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैटर है। इन्होंने क्या कहा है, देखते हैं क्या कह रहे हैं हमारे बोबड़े साहब, क्या कहना चाह रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद बोबड़े ऑन मंडे सेड इंडियंस हैव ग्रेव एप्रीहेंशंस। इंडिया वालों को शक है कह सकते हैं, या एप्रीहेंशन वही होता है कि मतलब हम एप्रीहेंशंस को शक भी नहीं कहेंगे, एप्रीहेंशन मतलब कंफ्यूजन। ठीक है, या कोई शक कह सकते हैं साहब, कंफ्यूजन की स्थिति में है। पीपल हैव ग्रेट एप्रीहेंशंस अबाउट लॉस ऑफ प्राइवेसी, यू मे बी अ 2 or 3 ट्रिलियन कंपनी बट पीपल वैल्यू देयर प्राइवेसी। बिल्कुल सही बात है सर, इट इज आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट पीपल प्राइवेसी, जस्टिस बोबड़े हेडिंग अ 3 bench जज
addressed lawyers appearing for the social media instant messaging giants. We are telling you, we hear that, we heard and read. People think that, अब लोगों को लगता क्या ये कहना चाह रहा है, लोगों को लगता ये है कि अगर ए ने बी को एसएमएस भेजा और बी ने सी को भेजा तो ये सारे एसएमएस जो है ना ये एफ पी पढ़ रहा है, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन समझिए फेसबुक जो व्हाट्सएप है वो ये पॉलिसी थोड़ी लेके आया था सर। व्हाट्सएप तो ये बेसिकली ये पॉलिसी जो है ये लेके आया था बिजनेस अकाउंट्स के लिए। जो नॉर्मल अकाउंट्स है, जो नॉर्मल अकाउंट है जो कि मेजोरिटी ऑफ द इंडियंस होल्ड करते हैं, वो क्या है उनमें तो कोई डेटा का प्राइवेसी ब्रीच हो ही नहीं रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जो ये मैसेज है जो एक्चुअली में नहीं जाता फेसबुक को, तो ये एसएमएस है हमारे बीच में, ये हमें शक है कि ये जाता है फेसबुक के पास। लेकिन जहां तक फेसबुक व्हाट्सएप ने कहा है कि ये सब गलत है, ये सब अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं जाता है। और इनफैक्ट जो उनकी नई पॉलिसी भी आई थी, जो मैंने बताई आपको उनकी नई पॉलिसी, इसमें क्या था वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये इनका बयान था, इससे आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में मैं बहुत ही एक बड़ा ही प्यारा सेशन लिया है मैंने, इसके लिए मैंने एक बहुत ही प्यारा सेशन लिया है। ठीक है, डिसएंगेजमेंट एट पेंगोंग सो, वो आप देखिए, मजा आ जाएंगे सर आपको। एंड आई एम प्रीटी श्योर नॉर्थ पेंगोंग तो सबको ही बताता है सर, लेकिन साउथ पेंगोंग की कुछ हाइट्स के बारे में जो बताया है मैंने, शायद आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अब ये बात कर रहा है फिंगर 4 की, तो ये बात कर रहा है नॉर्थ पेंगोंग की, ये इनकी बात कर रहा है। 3 4 5 6 7 8, ये 8 फिंगर है। 3 4, ये 4 है, ये 5 6 7 8, ये 4 फिंगर है। अब क्या था कि डिसाइड क्या हुआ है कि इंडिया की एक धन सिंह पोस्ट कहाँ है, फिंगर 3 में है, तो इंडिया जो है फिंगर 3 तक कंटेंट रहेगा। चाइना कहाँ जाएगा, चाइना फिंगर 8 से नीचे जाएगा, चाइना इसके पीछे रहेगा। और जो ये है आपका बीच का 4 से 8 तक का जो है, ये क्या होगा, ये होगा नो मैन जोन। ये क्या होगा, ये होगा नो मैन जोन। तो अभी चाइना क्या कर रहा है, चाइना फिंगर 4 तक आ गया था, अब धीरे 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 चाइना पीछे हटेगा और वही चाइना कर रहा है। ठीक है, और हम इस पे ट्रैक रख रहे हैं। हम इस पे ट्रैक कैसे रख रहे हैं, हम रख रहे हैं ट्रैक इसमें सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू और अनमेंडेड एरियल व्हीकल के थ्रू, जो कि डिसाइड हुआ है डील में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट दीजिएगा, मैं न्यूज अपने साथ में खोल लूं कि कौन कौन सी न्यूज हमने पढ़नी है। ठीक है, तो आई गेस पहला पेज जो हमारा है वो खत्म हो गया है। जो पहला पेज है हमारा वो खत्म हो गया है। दूसरे पेज में कोई खास न्यूज है नहीं। ठीक है, दूसरे पेज में कोई खास न्यूज है नहीं हमारे लिए। ठीक है, अब तीसरा पेज में आते हैं। तीसरे पेज में भी कोई खास न्यूज नहीं है, ये लोकल न्यूज है, तो ये कोई खास न्यूज हमें दिखी नहीं इसमें। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। थोड़ा समय दीजिएगा। सीधे हम खोलते हैं पेज नंबर 8। एक्चुअली क्या होता है ना, मैं जो पढ़ता हूँ पेपर वो है कलकत्ता एडिशन। ठीक है, और जो पढ़ा रहा हूँ आपको वो है दिल्ली एडिशन, तो कहीं ना कहीं न्यूज कभी कभी ऊपर नीचे हो जाती है, तो वो थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, ये एक छोटी सी न्यूज है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में पढ़ पढ़ लीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। तमिलनाडु में क्या है, आंध्रा में क्या हुआ है, आंध्रा में जो वाइजैक का आपका प्लांट है, ठीक है, जो वाइजैक का आपका कह सकते हैं जैसे वाइजैक स्टील प्लांट जो है, उसको प्राइवेटाइज करने की बात की गई है। और ये किसने बात की है इस बारे में, ये बात की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है, वाइजैक स्टील प्लांट, थोड़ा एक न्यूज का कटिंग लेके आया था, वो पढ़ लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, ये है सर, नहीं ये भी नहीं है, ये है वाइजैक स्टील प्लांट का कुछ हिंदुस्तान टाइम्स में दिया हुआ है। कभी कभी क्या होता है ना सर, जिन पेपरों को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं ना, कुछ वही पेपर्स जो है अच्छा आपको समझा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यह है कि हुआ क्या है बेसिकली, हुआ यह है कि आप मुझे बताइए, ये न्यूज़ तो आप पढ़ लीजिएगा। कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जो ये प्राइवेटाइज का प्लान होता है ना, जो ये प्राइवेटाइज का प्लान होता है, ये चीज़ों को किस प्राइवेटाइज करना है या नहीं करना है, तो ये कौन करता है, ये करता है दीपम। दीपम क्या है आप बताएंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखा होगा, एक मिनट दीजिएगा।
एक मिनट दीजिएगा। दीपम के बारे में नॉलेज आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है, दीपम के बारे में नॉलेज बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि उस नॉलेज के बिना आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो मैं वही देख रहा हूँ कि यहाँ पर कहीं लिखा हुआ था, अगर नहीं होता है तो मैं पढ़ा दूंगा आपको, बेफिक्र रहिए, लेकिन थोड़ा समय दीजिएगा मुझे। हाँ, हम्म, ठीक है, ये देखिए ना, ये तुहिन कांटा पांडे जो आपके सेक्रेटरी हैं किसके, दीपम के, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। ठीक है, ये डिपार्टमेंट है, यही डिसाइड करता है कि कौन कौन सी चीजों को हमें प्राइवेटाइज करना है। ठीक है, और क्या कह रहा है, लास्ट वीक अनाउंस दैट द कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हैज क्लियर द प्राइवेटाइजेशन ऑफ RINL। ठीक है, और ठीक है, और क्या होती है, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, ये डिसाइड करती है, इसको एग्जीक्यूट दीपम करता है। ठीक है, तो ये दोनों टर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बात किसकी कर रहे हैं, RINL, या इसे हम कह सकते हैं वाइजैक स्टील प्लांट। ठीक है, चलिए, और तो कुछ नहीं है इस न्यूज में। ठीक है, नहीं है ना, ठीक है, ये बताइए मैं क्या लिख रहा हूं, इस्पात निगम लिमिटेड। अब इस न्यूज का मैं सारांश कर देता हूँ। कुछ नहीं हुआ है सर, जैसा कि आप भी जानते हैं, हमारा डिपार्टमेंट है दीपम, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। वो उन्होंने कहा है कि कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने डिसाइड किया है कि जो वाइजैक का, आंध्रा का प्लांट जो है वाइजैक स्टील प्लांट, या उसे हम कहते हैं किस नाम से, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, उसको जो है प्राइवेटाइज करने की बात की है। और इस चीज को लेकर डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी ने प्रोटेस्ट जो है करना शुरू कर दिया है। इवन जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है तेलुगु देशम पार्टी के, उनका नाम मैं भूल, चंद्र बाबू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो जो है, उन्होंने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को लिख के भी दिया है। ठीक है, तो दीपम क्या है सर, एक डिपार्टमेंट है। दीपम क्या है, ये एक डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट सर किसका है, ये डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, जो कि देखता है डिसइन्वेस्टमेंट के प्लान के बारे में। ठीक है, चलिए, अगर आप मुझे 1 मिनट देंगे तो मैं इसके बारे में कुछ अच्छा आपको बताना चाहूंगा, मुझे आप 1 मिनट दीजिएगा सर। सॉरी सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। कुछ और चीजें इसके लिए लेके आनी थी आपके लिए, तो आप वो भी सुन लीजिएगा। ठीक है, 2014 में मोदी जी की सरकार आई थी। ठीक है, 2014 में मोदी जी की सरकार आई थी, 2014 में मोदी जी की सरकार आई थी। और मोदी जी ने क्या कहा, मोदी जी ने कहा कि हम निर्माण करते हैं दीपम का। ठीक है, इन्होंने अनाउंस किया, लेकिन दीपम बना कब, दीपम बना 2016 में, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। ठीक है, अब एक डिसाइड करते हैं क्या, कौन सी चीज बेचनी है, कौन सी चीज नहीं बेचनी है। और डिसाइड ये कैसे करता है, 3 बॉडी होती है, एक होता है दीपम, प्लस एक होता है नीति आयोग, प्लस एक होता है कंसर्न मिनिस्ट्री। ठीक है, कोई भी PSU है कुछ मिनिस्ट्री के अंदर आता होगा। ठीक है, तो वही है, ये तीनों जो है थिंक टैंक है, ये तीनों जो है डिसाइड करते हैं, थिंक करते हैं, एंड देन इसे आगे फॉरवर्ड करते हैं कैबिनेट को, एंड देन कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है फाइनल अप्रूवल देती है। और यहाँ देखिए वही हुआ है, यहाँ हमने बात की थी वही, कि दीपम ने क्या कहा है, दीपम ने सलाह दी होगी कैबिनेट को, एंड कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने जो है इसकी सलाह मान ली है, और कहा है कि RINL जो कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड या वाइजैक स्टील प्लांट को हम जो है क्या कर रहे हैं, हम बेचेंगे। ठीक है, समझ में आया। इन शॉर्ट अगर मैं बात कहूं तो ये तो हो गया था, इसने अभी फैसला दे दिया है। ठीक है, समझ में आ गया सर आपको। ठीक है, तो इस बार सरकार की आप देख सकते हैं कि सरकार चीजों को प्राइवेटाइज करने के लिए बहुत ही इच्छुक है, और बजट भी इसी तरफ जो है संकेत करता है। चलिए, ये छोटी सी न्यूज थी, इतनी कुछ खास थी नहीं, सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ये एक न्यूज है, शायद बहुत कम लोगों की नजर पड़े, लेकिन पीटी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेस्ट नोवेल का अवार्ड मिला है किसे? एस हरीश को। द केरला साहित्य अकेडमी फेलोशिप, द केरला साहित्य अकेडमी फेलोशिप एंड अवार्ड फॉर 2019 का अवार्ड मिला है, वर अनाउंस्ड ऑन मंडे। एस हरीश एस हरीश एस हरीश की जो नोवेल थी, उनका नाम क्या था? मीशा। जो उनकी नोवेल है, जो उनकी नोवेल थी, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था मीशा। ठीक है, जो उनकी नोवेल है जिसका नाम मीशा है, उसे मिला है अवार्ड बेस्ट नोवेल का 2019 में, 19 के लिए केरला साहित्य अकेडमी फेलोशिप एंड अवार्ड्स फॉर 2019। ठीक है, ये पीटी का है, याद रखिएगा सर। ठीक है, अभी क्या था सर कि इलेक्शन के तौर पे, इलेक्शन आने वाले थे, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है लागू लागू हो जाता है। ये न्यूज नॉर्मली बता रहा हूँ सर, केस स्टडी के तौर पे। आंध्र प्रदेश में क्या था ना, वहाँ डोर डिलीवरी ऑफ राशन कैन कंटिन्यू। अब वहां पर राशन की घर में डिलीवरी हो रही थी, लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वहाँ इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्शन के चक्कर चलते हुए ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को जो है तोड़ रहा है, तो इसकी डिलीवरी को इसने रुकवा दिया था। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा नहीं, डिलीवरी जो है वो चलती रहेगी। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें कि हाई कोर्ट सामने आया है। ठीक है, बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट न्यूज ये है आपके लिए, इंपॉर्टेंट इसका बैकग्राउंड, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट पुट्स ऑफ हियरिंग ऑन केरला's प्लिया अगेंस्ट प्राइवेटाइजिंग एयरपोर्ट। इसकी कहानी पहले सुना चुका हूं, एक बार दोबारा सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा जो लोग नए हैं। इसकी कहानी क्या है? इसकी कहानी की शुरुआत थी, एक बार की बात थी। ठीक है, इसकी कहानी की शुरुआत थी और एक बार की बात थी, आप समझ रहे हैं। ठीक है, सेंटर ने क्या किया, सेंटर गवर्नमेंट ने क्या किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने लीज किया, लीज आउट ऑपरेशन मैनेजमेंट किसका? टीए, मैं टीए लिख रहा हूं सर, इसका नाम है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम जो एयरपोर्ट था, जो उसका है, उसको लीज आउट किसको दिया है? ये दिया है अदानी को, अदानी एंटरप्राइजेस को। कब, कितने साल के लिए? 50 साल के लिए। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तिरुवनंतपुरम का जो एयरपोर्ट है, तिरुवनंतपुरम का जो एयरपोर्ट है, वो अदानी को दे दिया है। कितने साल, कितने? 50 साल के लिए लीज में। ठीक है, और ये कोई पहली बात नहीं, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। ठीक है, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। अगर हम सरकार की देखें तो सरकार ने एटलीस्ट अदानी को जो है 6 एयरपोर्ट दे दिए हैं लीज में। एटलीस्ट अदानी को सरकार ने 6 एयरपोर्ट जो है लीज में दे दिए हैं। उनके नाम अगर मैं बताऊं आपको, तो पहला है तिरुवनंतपुरम, चलेगा? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, दूसरा है अहमदाबाद, एएमडी। ठीक है, तीसरा है जयपुर, जेएआई। चौथा है लखनऊ, LUCK। पांचवा है मंगलूर, MANG। छठा है गुवाहाटी, GUW। ठीक है, ये एयरपोर्ट सरकार जो है अदानी को दे रही है लीज के तौर पे। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, ये ऐसा नहीं है कि अनफेयर प्रैक्टिस है, बिडिंग होती है। ये नहीं है कि अनफेयर प्रैक्टिस हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है सर, बिडिंग होती है और जो हाईएस्ट बिडर होता है उसे मिलता है। इसकी बिडिंग होती है और जो हाईएस्ट बिडर होता है ना, उसे मिलता है। अब वो अदानी उभर के हाईएस्ट बिडर है, वो अलग बात है। ठीक है, अब सर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ना हमेशा से ये कहा है, और इस बात से मैं बिल्कुल सहमत करता हूं सर। अंतर देखिए, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। एक है आपका कोई भी एयरपोर्ट, सरकारी एयरपोर्ट मान लीजिए, कलकत्ता ही मान लीजिए सर, ठीक है, कलकत्ता एयरपोर्ट है। ठीक है, एक है सर आपका कोचिन एयरपोर्ट। ठीक है, आप दोनों में जाइए, मैं नहीं कहता कलकत्ता बहुत गंदा है, कलकत्ता एयरपोर्ट भी अपने हिसाब से बहुत अच्छा एयरपोर्ट है, लेकिन कलकत्ता एयरपोर्ट और कोचिन एयरपोर्ट में आप सिर्फ जाके अंतर देख लीजिए और समझिए सर, जो टूरिस्ट हमारे देश में आता है ना, जो फॉरेन रिजर्व लेके हमारे देश में आता है, वो उसका जो पहला कदम होता है वो कहां पड़ता है? वो पड़ता है एयरपोर्ट पे ही। समझ में आ रहा है? जो टूरिस्ट फॉरेन रिजर्व लेके आता है हमारे एयरपोर्ट में, उसका पहला कदम कहां पड़ता है? एयरपोर्ट में ही। तो एयरपोर्ट हम कह सकते हैं, एयरपोर्ट इज द फेस ऑफ द नेशन। और अगर आप कलकत्ता एयरपोर्ट में और कोचीन एयरपोर्ट में फर्क देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, खूबसूरती वाइज, तो धरती आसमान का फर्क है। बिकॉज आई हैव बीन टू कोलकाता एंड आई हैव बीन टू कोचीन एज वेल। अभी आई एम इन कोलकाता, बट आई हैव बीन टू कोचीन एयरपोर्ट एज वेल। ठीक है, आई इंडिविजुअली हैव फेल्ट द डिफरेंस बिटवीन द कोलकाता एंड द कोचीन एयरपोर्ट, राइट? एंड आई गेस कभी आपको जाने का मौका मिलेगा, यू विल फेल द सेम।
ठीक है, यू विल फील दी सेम फॉर श्योर। तो ये अंतर है। और सरकार मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है इसलिए कहती है कि ये हमने देखा है कि दिल्ली मुंबई जो ये एयरपोर्ट है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर बने हुए हैं। ठीक है, और इससे क्या हो रहा है कि एयरपोर्ट में इंफ्रा अच्छा होता है, एयरपोर्ट में इंफ्रा अच्छा होता है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी रेवेन्यू अच्छा मिलता है। समझ में आ रहा है? ये किसका बात थी? ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की बात थी। ठीक है, अब हम केस को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या समझा? सिर्फ हमने समझा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑपरेशन त्रिवनंतपुरम का जो ऑपरेशन है वो लीज आउट दे दिया है किसे? अदानी को 50 साल के लिए। और इसको डिफेंड करते हुए इन्होंने ये कहा है कि एक फेयर प्रोसेस थी, हाईएस्ट बिडर को ये मिला हुआ है। और क्या है कि इससे क्या होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर जो है एयरपोर्ट का इंफ्रा अच्छा होगा। ठीक है, जो कि हमारा देश का फेस होता है, क्योंकि पहला आदमी कहाँ आता है? एयरपोर्ट में ही आता है, वो हमारे देश का फेस होता है। और हमने पहले भी देखा है कि पीपीई से क्या हुआ है, पब्लिक प्राइवेट मॉडल से क्या हुआ है कि हमारा जो अथॉरिटी का रेवेन्यू है वो भी बढ़ता है। ठीक है, अब सर इस चीज से केरला गवर्नमेंट को दिक्कत क्या है? केरला गवर्नमेंट इस चीज के खिलाफ सेंट्रल गवर्नमेंट के क्यों है, वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों है? ये इसलिए है, 2003 के आसपास एक डील हुई थी, केरला एंड सेंटर की एक डील हुई थी। इस डील में क्या कहा था? अगर भविष्य में आप इस एयरपोर्ट को प्राइवेट करते हो, अगर आप भविष्य में इस एयरपोर्ट को प्राइवेट करते हो तो हमसे पूछना या कंसल्ट करना। ठीक है, ये डील थी। और सेंटर ने कहा ओके हम कंसल्ट करेंगे, सेंटर ने कहा ओके हम कंसल्ट करेंगे। समझ रहे हैं? केरला और सेंटर के बीच में बात हुई थी कि जब भी अगर आप सोचते हैं कि इस एयरपोर्ट को प्राइवेट करना है तो हमसे आप पूछ लीजिएगा या हमसे कंसल्ट कर लीजिएगा। और सेंटर ने जो है इस पे मोहर लगा दी कि हम कर लेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ? सेंटर ने ले लिया डिसीजन, कैसे? यूनिलैटरली। ठीक है, केरला को कॉन्फिडेंस में नहीं लाए, केरला गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस में लेके नहीं आए। ठीक है, और केरला गवर्नमेंट ने ये भी कह दिया है, एक मिनट दीजिएगा। और केरला गवर्नमेंट ने ये भी कह दिया है कि हमने बिडिंग की थी जो कि अदानी के इक्वल थी, लेकिन हमें नहीं दिया गया। ठीक है, केरला गवर्नमेंट की दो दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत, केरला गवर्नमेंट कह रही है कि ये यूनिलैटरली फैसला लिया गया है, जो कि 2003 की जो डील थी, जो हमारा प्रॉमिस था, उसको तोड़ रहा है। और सेकंड कहा है कि हमने भी अदानी की जितनी इक्वल डील रखी थी, लेकिन हमें ये नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अब सेंटर ने क्या कहा? सेंटर इसको डिफेंड कर रहा है। सेंटर ये कह रहा है, ये डिसाइड हुआ था, कंसल्ट किया गया था कि स्टेट पार्टिसिपेट करेगा थ्रू एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल। मतलब स्टेट की एक अथॉरिटी, अब स्टेट तो जाएगा नहीं वहां पर ऑक्शन के लिए, स्टेट की तरफ से एक उसकी बॉडी जाएगी जिसका नाम था KSIDC, केरला स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कॉर्पोरेशन, सॉरी, केरला स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये एसपीवी जाएगा, स्पेशल पर्पस व्हीकल जाएगा। और इसके पास क्या होगा सर? इसके पास होगा राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल, पहला तो ये है, और मैच करना बिड को। ये सेंटर ने कहा इसके पास क्या होगा? इसके पास राइट टू फर्स्ट रिफ्यूजल होगा, राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल। और दूसरा होगा बिड को मैच, जो हाईएस्ट बिडर है उसकी बिड को मैच करना, ओनली तब जब इसकी बिड हाईएस्ट बिडर से 10% कम रह जाती है। समझ में आया? सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना था कि हमने तो ऑलरेडी कंसल्ट किया हुआ था कि थ्रू अ स्पेशल पर्पस व्हीकल स्टेट जो है पार्टिसिपेट करेगा, और उस पर दो ऑप्शन रहेंगे, राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल, और दूसरा वो अगर हाईएस्ट बिडर की बिड को मैच करेगा तो उसे हम ये टेंडर दे देंगे। लेकिन वो हाईएस्ट बिड को मैच तब करेगा तब उसकी बिडिंग जो है हाईएस्ट बिडर से सिर्फ 10% कम रहेगी। लेकिन इस केस में क्या हुआ है, उसकी जो बिड थी हाईएस्ट बिडर से, KSIDC की जो बिड थी हाईएस्ट बिडर से, वो अराउंड 19.5% कम रह गई थी। कितनी कम होनी चाहिए थी? 10%। कम कितनी रही? 19.5%। तो क्या हो गया? इसका राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल इनएलिजिबल हो गया। समझ में आया? इन्होंने कहा, केरला ने कहा कि
सेंटर ने फैसला लिया है यूनिलैटरली, सेंटर ने फैसला लिया है यूनिलैटरली, हमसे नहीं पूछा है उसको प्राइवेटाइज करने से पहले या अदानी को देने से पहले लीज में, और हमने तो अदानी के बराबर की बिड दी लेकिन गवर्नमेंट ने हमें नहीं दिया। अब सेंटर क्या कह रही है कि हाँ हमने कहा था कि आप एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू बिडिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और आपका फर्स्ट राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल होगा। कब होगा? जब आपकी बिड जो है सिर्फ 10% कम रहेगी मैक्सिमम बिड से। लेकिन इस केस में क्या हुआ है, आपकी बिड जो है 19.5% कम रही है मैक्सिमम बिड से, तो क्या हुआ है, आपका राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल वो चला गया है, वो इनएलिजिबल हो गया है। समझ रहे? ये थी पूरी कहानी। हाई कोर्ट में गया केस, हाई कोर्ट ने रद्द किया, सुप्रीम कोर्ट में गया केस, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, अभी उसने हियरिंग पुट ऑफ कर दी है, आगे इनकी हियरिंग होगी। तो आई गेस इसका A to Z आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, इसका A to Z मैंने आपको बता दिया है, कैसे हुआ है, क्या क्या हुआ है, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के बारे में पूरा बता दिया है। आप प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा और इसके डेवलपमेंट को आप पकड़िएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट दीजिएगा सर। और कौन सी न्यूज है सर हम पे? ठीक है, और कौन सी न्यूज है हम पे? ये प्रोटेस्ट के बारे में तो हमने ऑलरेडी देख लिया सर। ठीक है, ये जो आपका ये है फ्री स्पीच, मैंने कहा कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोटेस्टर्स उनके उसके साथ दे रहे हैं, तो ठीक है ये आप पढ़ लीजिएगा। बाकी हाँ, एक इंपॉर्टेंट न्यूज है जो शायद मैं अभी आपको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि इस पे मैंने एक बहुत ही अच्छा सेशन प्लान किया है। ये है जियो स्पेशल डेटा पॉलिसी रिवाइज्ड। ठीक है, इस पे मैंने एक बहुत ही अच्छा सेशन प्लान किया है। प्लीज आप अभी इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसको आप अभी छोड़ सकते हैं। विद इन अ कपल ऑफ डेज मैं इसमें एक पूरा का पूरा सेशन जो है वो तैयार कर लूंगा, क्योंकि अभी मैं इसके बारे में पढ़ रहा हूँ। जितना इसमें लिखा है उतना बता के इसमें काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे ही वो खत्म होता है विद इन अ कपल ऑफ डेज मैं सेशन आपके लिए लेके आ जाऊंगा। तो आज के पेपर में हम एक इंपॉर्टेंट न्यूज छोड़ रहे हैं, वो कौन सी है? वो है जियो स्पेशल डेटा पॉलिसी। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे इन 2 डेज फुल, या कह सकते हैं डीप पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, रुकिए सर देखते हैं और क्या रह गया हमारे पास। एक आध न्यूज और रह गई है। हाँ, ये एक न्यूज है। न्यूज क्या है सर, हमेशा समझिए, एक बात मैं पहले आपसे बोल दूं सर, एक बात मैं पहले आपसे बोलना चाहूंगा। जब भी आप लोग ना, जब भी आप लोग सरकारी अफसर बन जाएंगे, ठीक है, जब भी आप लोग सरकारी अफसर बन जाएंगे तो हमेशा आपके पास ना एक दिक्कत रहेगी। क्या? डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंट। और वहां आपको फैसला करना है कि डेवलपमेंट जरूरी है या एनवायरमेंट जरूरी है, क्योंकि डेवलपमेंट और एनवायरमेंट कभी भी साथ में नहीं रह सकते। अगर डेवलपमेंट होगा तो एनवायरमेंट को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा, और अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो एनवायरमेंट साफ रहेगा। समझ में आया आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? डेवलपमेंट और एनवायरमेंट का बड़ा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये क्या है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डेवलपमेंट बढ़ेगा तो यकीन मानिए इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं लॉस होना है, और अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो इन्वायरमेंट को लॉस नहीं होगा। समझ में आए? तो ये दोनों अलग चीजें हैं। अब क्या है ना सर, ये न्यूज उतनी मेरे क्योंकि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, मैं इसको एक इन शॉर्ट बता देता हूँ आपको। इन शॉर्ट क्या है ना, अंडमान में एक आपका टर्टल होता है जिसे हम कहते हैं जाइंट लेदरबैक टर्टल, जिसे हम कहते हैं जाइंट लेदरबैक टर्टल। ठीक है, ये जो है टर्टल, ये अंडमान में क्या करता है? रेस्ट करता है। ठीक है, मतलब वहां पर आके आराम से रेस्ट करता है। लेकिन अभी क्या हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ इंटेंसिव ग्रोथ की बात की है आइलैंड में। ठीक है, इंटेंसिव ग्रोथ मतलब कुछ डेवलपमेंट की बात की है। कहाँ? आइलैंड में कुछ डेवलपमेंट के प्लान्स बताए हैं। कहाँ पर? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ठीक है, अब डेवलपमेंट के प्लान बनाए हैं, लेकिन क्या हो रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने भी एक नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान रिलीज किया था, जिसमें कहा था कि जो मरीन टर्टल है, जो इनका इलाका है, उसे हम क्या कहेंगे? कोस्टल रेगुलेटेड जोन, CRZ में आएगा वो। ठीक है, कोस्टल रेगुलेशन जोन में आएगा, CRZ 1 में आएगा। ठीक है, तो समझिए, एक तरफ सेंटर डेवलपमेंट की उनको भाग रही है। सेंट्रल के 2 डिपार्टमेंट है,
एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डेवलपमेंट की ओर भाग रही है, दूसरा जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने जो है नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान जो है रिवील किया था। इसके तहत इन्होंने कहा था कि जितने भी इलाके हैं जहां पर हमारे टर्टल जो है वो रेस्ट करते हैं, वहां पर डेवलपमेंट नहीं किया जाएगा, या उसको एक कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 के तहत उसको रेगुलेट किया जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये आपका नेशनल टर्टल जो ये यहाँ देखते हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। एक मिनट दीजिएगा। देखिए, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर प्रोमिनेंट इन द नेशनल मरीन, मैं इसको हाईलाइट करता हूं, द अंडमान एंड निकोबार island are prominent in the National Marine Turtle Plan Action Plan released on Feb 1, 2021 by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. The plan notes that India had identified all the important sea turtle nesting habitat. जितने भी सी टर्टल होते हैं उनका जो नेस्टिंग हैबिटेट है इंडियन आइडेंटिफाई कर दिया है, इंपॉर्टेंट कोस्टल एंड मरीन बायोडाइवर्सिटी एरियाज एंड इंक्लूडेड देम, उनको कहाँ इंक्लूड किया है, एंड इंक्लूडेड देम इन द कोस्टल रेगुलेशन जोन 1। ठीक है, अब कुछ नाम दिए हुए हैं। ठीक है, अब क्या हुआ है, इससे क्या हुआ है, अब एक जगह तो आपने क्या किया, उनको कोस्टल रेगुलेशन जोन में आपको डाल दिया है। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, गवर्नमेंट ने क्या कहा है, गवर्नमेंट ने दूसरी तरफ कहा है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग कुछ डेवलपमेंट करने वाले हैं, कहां पर, अंडमान में। ठीक है, तो समझिए बात वही आती है डेवलपमेंट और एनवायरमेंट को लेकर। एक बार आप ये आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मेरे पास इतना अभी समय नहीं है कि मैं आपको उसको पूरा पढ़ा पाऊं, बाकी जो इसका बेसिक क्रक्स है वो मैंने आपको बता दिया है। एक जगह डेवलपमेंट की बात कर रही है गवर्नमेंट, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, एनवायरमेंट, या हम कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है ये इस अनंत काल तक जाना है, क्योंकि ये टॉपिक और ये मुद्दा जो है एक ब्यूरोक्रेट के लिए या एक आईएएस ऑफिसर के लिए हमेशा से बहुत ही परेशानदायक रहा है, क्योंकि अगर आप डेवलपमेंट की ओर को भागते हैं तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को डिग्रेड होगा ही होगा, चाहे छोटी मात्रा में ही हो, होगा ही होगा। इसलिए हम वो प्लान को फीजिबल मानते हैं जिसमें कि डेवलपमेंट भी ज्यादा हो और एनवायरमेंट को नुकसान भी कम हो। ठीक है, समझ में आया सर आपके? क्योंकि देखिए यहाँ देखिए, प्रपोजल फॉर टूरिज्म एंड पोर्ट डेवलपमेंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैव conservationists worried over the fate of some of the most nesting population of the giant sea-back turtle in this part of the Indian Ocean. इस इंडियन ओशन के इस पार्ट में क्या है, जाइंट सी टर्टल जो है ये यहाँ पर आके रेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इनको लगता है, इन्वायरमेंटिस्ट को लगता है, जो इन्वायरमेंटल है हमारे इन्वायरमेंटलिस्ट, उनको लगता है कि अगर ये प्रोजेक्ट आते हैं तो कहीं ना कहीं ये इसके जो है हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और जाइंट सी टर्टल हमारा लगता कैसा है, बड़ा ही क्यूट लगता है, देखते हैं कैसा लगता है। ये देखिए, ये है हमारा जाइंट सी टर्टल, डरिए मत, ये बहुत ही फ्रेंडली है। ठीक है, ये देखिए, ये आपका जाइंट सी टर्टल है, ये हो गया, और आपका ये हो गया। ठीक है, अब मानिए ये 7 स्पीसीज होती हैं टर्टल की, सबसे बड़ा ये है, यही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंट हमेशा से हमारा दिक्कत रही है। एक सेंटर कह रही है कि नई कोविड वैक्सीन जो है 90 डेज में आने वाली है। अभी बता दूं मैं, अभी हमारे पास सिर्फ 2 वैक्सीन है। कौन कौन सी है, एक है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, नहीं, भारत बायोटेक की कौन सी है, कोवैक्सीन, एक है कोवैक्सीन, और दूसरी कौन सी है, कोविशील्ड। अब गवर्नमेंट कह रही है कि कुछ एक आध महीने में और वैक्सीन भी आ सकती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि जैसे लॉकडाउन खुल रहा है, हमारे स्टूडेंट्स जो है क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि मोर स्टूडेंट्स आर गेटिंग बैक टू स्कूल। ठीक है, अच्छी बात है सर, क्योंकि हमने कितने सर्वों में देखा कि ड्रॉप आउट जो है स्टूडेंट्स का बढ़ रहा है, कि जो ड्रॉप आउट है वो बढ़ रहा है। फिर अगर ये ऐसी न्यूज आती है कि मोर स्टूडेंट्स गेटिंग बैक टू स्कूल, तो ये बहुत अच्छी बात है, और हम चाहते हैं कि फिजिकल क्लासेस जो है जल्दी चले और एक सोशल डिस्टेंसिंग का जो नॉर्म है फॉलो हो, जिससे कि हमारा जो ह्यूमन कैपेसिटी को जो है हम बिल्ड कर पाए और हमारी बच्चों की स्किल्स को जो है वो हॉन कर पाए। ठीक है, कुछ टाइम पहले एक स्टडी भी आई थी, मेरे ख्याल से अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने की थी वो स्टडी। उसमें कही थी कि जो फाउंडेशनल स्किल्स है बंदे की, बच्चों की, वो जा रही है। समझिए, हम क्या करते हैं ना, हम फर्स्ट क्लास पढ़ते हैं, फिर हम सेकंड में जाते हैं, फिर हम थर्ड में जाते हैं। हम क्यों ऐसा नहीं करते कि अपने बच्चों को फर्स्ट और सेकंड क्लास में घर पे ही रख लेंगे और सीधे एडमिशन यहाँ कराएंगे? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर कुछ फाउंडेशनल स्किल्स होती हैं जिसके बिना आप क्लास थर्ड के चैप्टर को नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे एडिशन तो आप यहाँ कर लेंगे, लेकिन एडिशन करते कैसे हैं वो यहाँ पर आना चाहिए आपको। ABCD आपको यहाँ सिखाई जाएगी, तब जाके यहाँ आप एक वर्ड बना पाएंगे।
समझ रहे हैं? तो बहुत सारे बच्चे क्या है अपनी फाउंडेशनल स्किल्स को जो है भूल रहे हैं, ऐसा एक स्टडी में आया था। तो अच्छा है अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी स्किल्स भी वापस आएंगी। और इंडिया जो हम देखते हैं, सिंस हमारी इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है बहुत अच्छा है, हमारे देश में यंग लोग बहुत हैं, तो इसलिए जो है हमें जो है एक ह्यूमन को एज अ रिसोर्स की तरह आगे बढ़ाना होगा। ठीक है, चलिए। और अभी तो उसमें कुछ नहीं है। अब वर्ल्ड न्यूज बची है हमारी। एक मिनट दीजिएगा, वर्ल्ड न्यूज में कुछ खास दिख रहा है मुझे? हाँ, एक आध चीजें हैं सर, देख लेते हैं वो भी क्या क्या है। ठीक है। म्यांमार का एक इशू है जो कि सालों से चल रहा है, मुझे लग रहा है, क्योंकि हर दिन हम इसके बारे में बात कर रहे हैं जब भी पेपर में आता है। तो वो अभी मैं नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन तब तक जितना मैं खोल रहा हूँ एक हिंट दे देता हूँ कि 2015 से पहले म्यांमार में क्या था सर। 2015 से पहले म्यांमार में मिलिट्री रूल ही था। सॉरी, 2011 से पहले। तो 2011 में क्या हुआ, सू की जो उनकी लीडर थी उनको रिलीज किया। और 2015 में क्या हुए, इलेक्शन हुए। 2015 में क्या हुए, इलेक्शन हुए। 2015 में इलेक्शन हुए और सू की जो है वो जीत गई। वो जीत गई। देन 2020 में फिर इलेक्शन हुए, उसमें भी सू की जो है वो जीत गई। लेकिन मिलिट्री ने आरोप लगाया कि इसमें धांधलीबाजी हुई है, और मिलिट्री ने क्या कर दिया, कूप कर दिया और पावर जो है अपने हाथ में ले ली। ठीक है। तब से डिफरेंट डिफरेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी का कहना है कि वहां पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। ठीक है। और जो ह्यूमन राइट्स का जो कह सकते हैं आपका म्यांमार में जो कमिश्नर कहते हैं जो ह्यूमन राइट्स के हैं, और ये भी कहा गया है कि म्यांमार में आप सैंक्शन लगाइए। ये भी कहा गया है कि म्यांमार में आप सैंक्शन लगाइए क्योंकि वहां पर जो है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। और कुछ खबरें तो ऐसा भी कह रही हैं कि लोगों पे वहां लाइव राउंड फायर किए जा रहे हैं। ठीक है। तो अभी ठीक है। और सू की जो है अगले अगले वीक जो है कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा। ठीक है। ये एक न्यूज है, पीटी में आ सकती है। नाइजीरिया की जो है आपकी ओकोंजो इविला, शायद मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक ना हो, ओकोंजो इविला एक डब्ल्यूटीओ की हेड बन गई है। 2025 तक बनी है एंड शी इज द फर्स्ट वुमेन एंड फर्स्ट अफ्रीकन हेड। ठीक है। तो ये पीटी के तौर पे न्यूज है, इसे आप याद रखिएगा, क्योंकि डब्ल्यूटीओ जो है ना सर, बेसिकली ये नियर पैरालाइज्ड इंस्टीट्यूशन हो गया है। desperately needs a kickstart. Something Miss Okonjo immediately addressed after being confined in the job. ठीक है, सही बात भी है सर। डब्ल्यूटीओ की जो क्रेडिबिलिटी है, शाख जो है वो कम हो चुकी है। अब देखते हैं कि कैसे उसकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाएंगी। ठीक, चलिए। क्योंकि पोस्ट कोविड के बाद डब्ल्यूटीओ का जो इंपॉर्टेंस है और बढ़ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आप जानते ही हैं क्या हो रहा है। ठीक है। ये क्या हो रहा है, हमने अभी पढ़ा ही है सर कि डिसएंगेजमेंट हो गया है। इसके बारे में एक स्पेशल सेशन लिया गया है 22 या 24 मिनट का। वो आप देखिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल में ही मौजूद है। तो अगर वो आप देख लेंगे तो फिर इसकी कोई खबर की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, समझ सकते हैं। चलिए इसके बाद आते हैं। बांग्लादेश ने अथॉरिटी ने क्या किया है, सेंड किया है मोर रोहिंग्यास टू आइलैंड। कौन सा आइलैंड है, कौन सी रोहिंग्या से, देख लेते हैं एक बार। ये देखिए आपका, ये है वो आइलैंड। ठीक है। इस आइलैंड का नाम है बशीन चार। ये अच्छा है, ये देखते हैं एक बार। ठीक है। इस आइलैंड का नाम है बशीन चार, ये आइलैंड है। और कॉक्स बाजार से जो है आपके रोहिंग्यास को जो है वो इस आइलैंड में रीसेटल कर रहा है। कॉक्स बाजार से जो रोहिंग्यास को जो है वो इस आइलैंड में जो है वहां सेटल कर रहा है। अब सेटल तो कर रहा है तो अच्छी कर रहा है, तो लेकिन जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो क्यों बांग्लादेश की बुराई कर रही है, क्यों? बशीन चार है क्या, पहले ही देखते हैं। ये एक फ्लोटिंग आइलैंड है जो इमर्ज हुआ है कहां से, सिल्ट से। सिल्ट ऊपर आ गया, उससे इमर्ज हुआ है अराउंड 20 years अगो। इट रेगुलरली फ्लड्स ड्यूरिंग जून सितंबर मानसून सीजन। अब कुछ लोग कहते हैं ना, ये जो आपका बशीन चार आइलैंड है, यहाँ पर फ्लड्स बहुत आते हैं और ये कभी भी डूब सकता है। ये अभी तो एक फ्लोटिंग आइलैंड है और ये कभी भी जो है डूब सकता है, सिंक हो सकता है। और ऐसी जगह पे जहां पर ऐसा हो सकता है, वहां पर आप रोहिंग्यास को बड़ी भारी मात्रा में सेटल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से कहीं एप्रीहेंशन उठाता है कि क्या बांग्लादेश की नीयत ठीक है, नहीं है। लेकिन बांग्लादेश ने हमेशा से कहा है कि हमने वहां एक्सपर्ट देख के पूरी स्टडी की है, ये आइलैंड ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिंक कर जाएगा, ये एक नॉर्मल आइलैंड है। ठीक है। चलिए, लेकिन यहाँ फ्लड्स तो रेगुलरली आते हैं। बाकी देखते हैं सर जनवरी सितंबर में क्या होगा, जून सितंबर में क्या बांग्लादेश का डिसीजन जो है सही साबित होगा या नहीं होगा, ये देखते हैं। बाकी लोकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉक्स बाजार जो बांग्लादेश में है, नीचे देखिए रखिन स्टेट म्यांमार का है, ये म्यांमार शुरू होता है यहाँ से। ये जो है कॉक्स बाजार, यहाँ से ले जाया जा रहा है कहाँ, इनको भसन चार आइलैंड में ले जाया जा रहा है। ठीक है। और इसमें सिर्फ इसकी आलोचना ये की जा रही है कि ये आइलैंड जो है डूब सकता है और यहाँ पर फ्लड्स जो है बहुत रेगुलर है। तो अगर इतने
ऐसे आइलैंड में जहां पर ऐसा कुछ हो रहा है तो वहां आप लोगों को क्यों भेज रहे हैं। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा जी। तो आई गेस ये न्यूज भी आपकी क्लियर है, इतनी टफ न्यूज नहीं है, छोटी सी ही न्यूज थी, इसमें कुछ ऐसा कुछ था नहीं जिसमें कि हम डीप में पढ़े। ठीक है, और जो है अभी 2000 रेफ्यूजीज हैड बीन, ये बांग्लादेश अथॉरिटीज सेंड अ फोर्थ ग्रुप ऑफ रोहिंग्यास, मतलब 3 ग्रुप तो जा चुके हैं, ये फोर्थ ग्रुप है। कितने जा चुके हैं क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, इस आइलैंड की लोकेशन इंपॉर्टेंट है, प्लस क्या क्या इसमें कॉन्ट्रडिक्शन आ रहे हैं या क्या क्या इसमें आलोचनाएं हो रही हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये एक इकोनॉमिक्स की न्यूज है, देख लीजिए कि एक्सपोर्ट जो है हमारा बढ़ गया है 6.2% और इंपोर्ट जो है 2% जो है वो भी राइज हुआ है। ठीक है, लॉकडाउन में ये तो था कि हमारा फिजिकल डेफिसिट, सॉरी करंट अकाउंट डेफिसिट, जो कि इंपोर्ट माइनट माइनस एक्स सॉरी जो कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है। ठीक है, और हम हमेशा करंट अकाउंट डेफिसिट में रहे हैं। अब ये सब टेक्निकल चीजें आ जाती हैं, इसके लिए इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी आपको। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, हमेशा हम डेफिसिट में रहे हैं करंट अकाउंट में। डेफिसिट में क्यों रहे हैं, हमेशा से हमारे इंपोर्ट जो है वो ज्यादा रहे हैं और एक्सपोर्ट जो है वो थोड़े से कम रहे हैं, तो इसलिए क्या होता है, डेफिसिट होता है। लेकिन लॉकडाउन में हमने क्या देखा सर, कि हमारे इंपोर्ट जो है वो धीरे धीरे कम हो गए थे। ठीक है, और एक्सपोर्ट तो हम कर रहे थे, सिंस हम फार्मेसी ऑफ दी वर्ल्ड कहलाते हैं, तो हमने बहुत सारे जो आइटम्स है फार्मास्यूटिकल्स के जो आइटम्स है वो हमने एक्सपोर्ट किए। इससे क्या हुआ, लॉकडाउन में क्या हो गया, हमारा जो है फिस्क करंट अकाउंट सरप्लस हो गया, CAS, जो वर्ड हम सुनते भी नहीं है, हम हमेशा सुनते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, तो अभी जब लॉकडाउन खुल गया है तो ऑब्वियस सी बात है इंपोर्ट भी बढ़ेगा और एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, उम्मीद ये करते हैं कि सर भविष्य में भी ऐसे टर्म हम सुनते रहें, करंट अकाउंट सरप्लस, क्योंकि ये वर्ड सुनने की हमें आदत नहीं है, हम हमेशा से सुनते आए हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, कि करंट अकाउंट में घाटा हुआ है या घाटा रहा है। एक बार पढ़ लीजिएगा, अच्छा लगेगा आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, WPI भी क्या हुआ है, 2.3% जो है बढ़ गया है। WPI ना देखिए, दो चीजें होती हैं इसका हमारे पास। ठीक है, हमारे पास क्या होती है सर, हमारे पास दो चीजें होती हैं। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा सर मुझे। ठीक है, हमारे पास सर क्या होता है, हमारे पास दो चीजें होती हैं, हमारे पास होती है एक CPI और हमारे पास होता है एक WPI। ठीक है, CPI का मैं अभी एक पूरा नहीं बताऊंगा। CPI जो बेसिकली मेन इन्फ्लुएंस करता है वो किससे करता है, फूड से। ठीक है, अगर फूड्स के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं तो CPI भी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, क्योंकि CPI में 45% जो वो रहता है आपका वेटेज, वो रहता है किसका, फूड का। ठीक है, तभी जो है CPI देखिए बीच में ऊपर था, अब जब फूड के प्राइसेस सब्जी के दाम नीचे आ गए तो CPI नीचे आ गया है। लेकिन WPI की क्या जो है वो बढ़ रहा है। WPI में क्या आता है सर, इसमें तीन चीजें आती हैं, इसमें आते हैं प्राइमरी प्रोडक्ट्स, दूसरा इसमें आता है क्या, फ्यूल ग्रुप, तीसरा इसमें आता है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब समझिए ये तीन आता है WPI में। ठीक है, दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ तीन देख लीजिए। अब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, ये बढ़ रहा है, तो WPI क्या होगा, ये बढ़ेगा। इफ इन केस फूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो क्या इसमें फर्क आएगा, इसमें नहीं आएगा। अगर प्राइमरी प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो इसमें फर्क आएगा, लेकिन अगर फूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो फर्क किसमें आएगा, CPI में आएगा। ये इसके बीच में बेसिक अंतर होता है। बाकी डेप्थ जानकारी की अगर आपको चाहिए इसके ऊपर, आप मुझे कमेंट कीजिए, इसके ऊपर मैं बहुत ही शानदार सेशन ले आऊंगा सर। सिंस इकोनॉमी मेरा बहुत ही मतलब वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट मेरा इकोनॉमी है, तो अगर चाहते हैं तो बताइएगा, मैं इसके ऊपर एक वीडियो लेके आ जाऊंगा। ठीक है, चलिए फिलहाल अभी अभी के लिए समझने के लिए सिर्फ इतना कि WPI जो है वो आपका बढ़ चुका है। और कुछ है हमारे पास, हाँ ये ऑलरेडी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि नेस्कम जो है हमारी, ठीक है, ये कह रही है कि इस साल फिजिकल ईयर 21 में हमारा जो IT है वो $194 बिलियन, $194 बिलियन जो है वो ग्रो करने वाला है। ठीक है सर, तो अभी के लिए इतना ही। आई गेस आपको ये सेशन समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। एक खबर हमने छोड़ी है, क्या, कौन सी, जियो स्पेशल याली खबर हमने छोड़ी है, जो ये पॉलिसी आई है, ये खबर हम बाद में अच्छी तरह से कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय सर।
टेक केयर, सी या, स्टे ट्यून्ड।